नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस पॉडकास्ट में। आज हम क्लास 10 के इंग्लिश सिलेबस की एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्साइथ ने। ये कहानी हमें साहस, विश्वास और आशा का अर्थ समझाती है। तो चलिए इस रहस्यमय उड़ान पर हमारे साथ निकलते हैं और जानते हैं क्या सच में कोई काला विमान था या फिर यह सिर्फ विश्वास की उड़ान थी। नमस्कार। आज हम क्लास 10th के सिलेबस की एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, ये फ्रेडरिक फॉर्साइथ की एक ऐसी कहानी है जो ऊपर से तो एक एडवेंचर लगती है, पर असल में ये इंसान के डर, हिम्मत और कुछ अनसुलझे सवालों के बारे में। हाँ, और हमारे पास इस कहानी को समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी है। हम हर स्लाइड पर बात करेंगे ताकि कहानी का हर पहलू, उसका रोमांच और रहस्य सब कुछ साफ हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि कहानी के जरूरी मोड़ क्या हैं और परीक्षा में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी उड़ान की शुरुआत करते हैं। तो पहली स्लाइड कहानी का माहौल सेट करती है। शीर्षक है द ब्लैक एरोप्लेन, अ मिस्ट्री इन द स्काई। तस्वीर में रात का साफ आसमान है, तारे चमक रहे हैं और एक अकेला हवाई जहाज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत कितनी शांत है। लिखा है आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। ये शांति आगे आने वाले तूफान के ठीक उलट है, जो कहानी को और भी नाटकीय बनाती है। बिल्कुल, एक तरह से तूफान से पहले की खामोशी। एकदम। और शीर्षक ही हमें बता देता है कि हम एक रहस्य का सामना करने वाले हैं। अगली स्लाइड पायलट के मूड के बारे में है। द हैप्पी बिगिनिंग। वो फ्रांस के ऊपर से अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ाते हुए इंग्लैंड वापस जा रहा है। और वो बहुत खुश है, अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने और सुबह का बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता करने के सपने देख रहा है। ये जो नाश्ते वाली बात है, ये छोटी सी लगती है पर बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। ये स्लाइड पायलट की प्रेरणा को स्थापित करती है। उसका परिवार के पास पहुंचने का यही सपना उसे बाद में एक बहुत बड़ा जोखिम लेने के लिए मजबूर करेगा। परीक्षा के नजरिए से पायलट के शुरुआती मूड और उसकी मंजिल पर अक्सर सवाल आता है। और कुछ छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे सुबह के 1:30 बज रहे थे और जहाज का नाम था ओल्ड डकोटा। सही, ये याद रखना जरूरी है। अब पायलट पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करता है। पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और कंट्रोल रूम से तुरंत जवाब आता है, DS088, मैं आपको सुन सकता हूं। आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। मतलब शुरुआत में सब कुछ एकदम सामान्य था। हाँ बिल्कुल नॉर्मल। उसका रेडियो काम कर रहा था और उसे जमीन से साफ निर्देश मिल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। निर्देशों का पालन करते हुए पायलट अपने नक्शे और कंपास को देखता है और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ देता है। और यहाँ एक और जरूरी बात होती है। हाँ, वो अपने दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक पर स्विच करता है। ये आखिरी फ्यूल टैंक वाली बात, ये जानबूझकर डाली गई है क्या? बिल्कुल, ये फोरशैडोइंग है, भविष्य में आने वाली मुसीबत का एक संकेत। इसका मतलब है कि अब उसके पास कोई प्लान बी नहीं है। रास्ता बदलने या वापस जाने का ऑप्शन लगभग खत्म हो गया है एकदम। और पायलट का आत्मविश्वास देखिए, वो सोच रहे हैं ये एक आसान उड़ान थी। ये आयरनी है क्योंकि उड़ान आसान बिल्कुल नहीं होने वाली थी। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे उसे विशाल तूफानी बादल दिखाई देते हैं। और वो कोई मामूली बादल नहीं थे। लेखक उन्हें कहते हैं काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे। अब उसके सामने एक सीधी समस्या है, वो उन बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता और न ही उत्तर या दक्षिण से घूमकर जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल काफी नहीं था। वो अपने आखिरी टैंक पर था। तो उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वापस पेरिस जाओ या फिर सीधा उन काले बादलों में घुस जाओ, जोखिम उठाओ। परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि पायलट के पास क्या विकल्प थे और उसने क्या फैसला लिया। और वो जोखिम लेने का फैसला करता है। घर पहुंचने की जल्दी उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। और बादलों के अंदर जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। अचानक सब कुछ काला हो गया, जहाज हवा में उछलने और मुड़ने लगा। और फिर एक एक करके उसके सारे उपकरण, सारे सहारे बंद हो जाते हैं। हाँ, सबसे पहले कंपास, वो गोल गोल घूमने लगा। मतलब अब उसे दिशा का कोई अंदाजा नहीं था। फिर उसने रेडियो पर कोशिश की, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कोई जवाब नहीं। रेडियो भी बंद हो गया था। अब सोचिए उस पायलट की हालत, वो पूरी तरह से खो गया था। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था। ये तो बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। इस अनुभव का वर्णन करने के लिए एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। और ठीक जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, उसे काले बादलों में एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, और ये कोई आम जहाज नहीं था। लिखा है उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी।
ये कैसे मुमकिन है? यही तो रहस्य है। इस अनजान जहाज का दिखना कहानी में एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल एलिमेंट जोड़ता है। और उस रहस्यमयी जहाज के पायलट ने एक हाथ उठाया और इशारा किया, मेरे पीछे आओ। उस हताशा के पल में हमारे पायलट ने उस अनजान विमान का पीछा करने का फैसला किया। वो कहता है, मैंने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका पीछा किया। ये जो लाइन है ना, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ये पायलट की लाचारी और उस अनजान गाइड पर उसके पूरे विश्वास को दिखाती है। उसने अपनी जान एक अजनबी के हाथों में सौंप दी थी। लेकिन एक और संकट सामने आला था। उसके फ्यूल टैंक में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए ही ईंधन बचा था। हाँ, मतलब अब भी वो खतरे से बाहर नहीं था। अगर कुछ मिनटों में रनवे नहीं मिला तो उसका क्रैश होना तय था। तभी वो गाइड करने वाला विमान नीचे जाने लगता है और हमारा पायलट उसका पीछा करता है। और अचानक वो बादलों से बाहर आ जाता है और उसे रोशनी की 2 सीधी लाइनें दिखाई देती हैं। एक रनवे, एक हवाई अड्डा। वो सुरक्षित था। क्या कमाल का पल होगा वो। लेकिन जब वो अपने उस दोस्त को धन्यवाद देने के लिए मुड़कर देखता है तो आसमान खाली था। बिल्कुल, वो काला हवाई जहाज जा चुका था। उसका अचानक गायब हो जाना रहस्य को और भी गहरा कर देता है। वो कहाँ गया? क्या वो वास्तव में वहां था भी? और इन्हीं सवालों के साथ वो लैंड करने के बाद सीधा कंट्रोल टावर में जाता है। वो उस दूसरे पायलट के बारे में पूछना चाहता था, उसे धन्यवाद कहना चाहता था। और यहां होता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। कंट्रोल सेंटर में मौजूद महिला उसे अजीब तरह से देखती है और फिर हंस देती है। वो कहती है, दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में ऊपर? आज रात कोई दूसरा विमान नहीं उड़ रहा था। रडार पर मैं सिर्फ आपका विमान देख सकती थी। बूम! मतलब आधिकारिक तौर पर वहां कोई दूसरा विमान था ही नहीं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो फिर वो था कौन? कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हमारे मन में कई सवाल छोड़ जाती है। बिना कंपास या रेडियो के उसे सुरक्षित पहुंचने में किसने मदद की? और जब उसके टैंक में लगभग कोई ईंधन नहीं बचा था, तब उसे किसने मदद की? और सबसे बड़ा सवाल, उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? इसका कोई सीधा जवाब कहानी हमें नहीं देती। बिल्कुल नहीं। ये व्याख्या के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए खुला है। तो चलिए अब कुछ जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। पहला, मैं जोखिम उठाऊंगा। जोखिम क्या था और कथावाचक ने इसे क्यों उठाया? देखिए, जोखिम तो साफ था, तूफान में उड़ने का। और उसने इसे इसलिए उठाया क्योंकि वो घर पहुंचने के लिए बेताब था, अपने परिवार से मिलना चाहता था। एक और सवाल कंट्रोल सेंटर की महिला के हैरान होने का कारण पूछता है, जिसका जवाब सीधा है कि रडार पर कोई दूसरा विमान था ही नहीं। और फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप सवाल बन सकता है, आपको क्या लगता है कि कथावाचक की मदद किसने की? हाँ, और इसके लिए छात्रों को पाठ से तर्क देते हुए अपनी राय बनानी होगी। क्या वो कोई अलौकिक शक्ति थी या पायलट का अपना वहम या कुछ और? यहाँ ब्लैक यानी काला शब्द का इस्तेमाल भी बहुत खास है। ब्लैक माउंटेन्स बादलों के लिए, फिर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक यानी अंधेरा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक ही शब्द के संदर्भ के आधार पर कई मतलब हो सकते हैं। जैसे फ्यूचर इज ब्लैक का अर्थ है बिना उम्मीद के, जो पायलट की उस भावना से जुड़ता है जब वो तूफान में खो गया था। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? द ब्लैक एरोप्लेन सिर्फ एक साहसिक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक गहरा रहस्य है जो जोखिम, आशा और अनसुलझी घटनाओं जैसे विषयों की पड़ताल करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि काला हवाई जहाज कोई बाहरी मदद थी ही नहीं, बल्कि वो पायलट का अपना ही साहस था? ये एक बहुत ही मजबूत थ्योरी है कि वो उसके अपने ही अंदर की आवाज थी, उसकी जीने की इच्छा थी, जिसने उससे संकट में रास्ता दिखाया। एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। और शायद लेखक जानबूझकर इसे रहस्य ही रखना चाहते थे। बिल्कुल सही। जाते जाते एक विचार, क्या यह जरूरी है कि हर सवाल का जवाब मिले? ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ चीजें रहस्यमयी ही रहती हैं, और शायद यही इस कहानी को इतना यादगार बनाता है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है।